नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यूपी पीटी के लिए एक नया बैच स्टार्ट किया गया है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो इसकी क्लास है ये पहली। तो आपको करना क्या है, आप लोग अपने साथियों को इसके बारे में जरूर बता दें, उनके साथ वीडियो को शेयर कर दें। अगर आपने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग भूल जाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो हल्का सा बस समझ लेते हैं कि राज्य व्यवस्था का आखिर ये उद्भव कैसे हुआ। ये राज्य व्यवस्था का आखिर ये उद्भव कैसे हुआ, इसको हल्का सा समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। नया पेज लेना पड़ेगा। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हैं, सब कहीं ना कहीं एक सोच से बनते हैं, एक दर्शन से बनते हैं, मतलब फिलॉसफी से बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं दर्शन। दर्शन बनी। दर्शन के बाद जब इसको प्रमाण मिल जाते हैं तो बन जाती है विज्ञान। क्या बन जाती है? विज्ञान। और विज्ञान बन गए तो क्या बन जाएगा आपका? व्यवस्था। ठीक है, व्यवस्था। सही से लिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, अभी हम लोग पीडीएफ में देख लेंगे, वो अच्छा से लिखा है। तो देखो, अब यहां पर आप लगा लो, क्या आप यहां पर लगा लो राजनीतिक, लिख लो राजनीतिक। ठीक है, राजनीतिक लिख गया यहां पर, और यहां पर लिख गया राजनीति विज्ञान। राजनीतिक दर्शन से बना राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, और फिर बन गया आपका राज्य व्यवस्था। क्या बन गया आपका? राज्य व्यवस्था। ठीक है, अब देखो, ये जो राजनीतिक दर्शन की बात है, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, मतलब अधिकतम सब्जेक्ट क्या हुआ है, अधिकतम सब्जेक्ट जो हैं उनकी शुरुआत हुई है ग्रीक से, यानी ग्रीक यानी यूनान से हुई है। तो वहाँ पे एक दोस्तों व्यक्ति थे जिनका नाम था सुकरात। क्या नाम था उनका? सुकरात नाम था। ये बहुत बड़े विद्वान थे। तो इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने एक फिलॉसफी दी कि राजा को कैसे युद्ध लड़ना चाहिए, राजा को कैसे रहना चाहिए, प्रजा को कैसे रहना चाहिए, कैसे कैसे युद्ध जीता जाए, कैसे अपनी प्रजा को खुश रखा जाए। तो ये सब क्या है? एक नियम है। तो नियम क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा, कि जो संविधान बताऊंगा कि संविधान किसे कहते हैं, तो उसको बताऊंगा वहाँ पर। तो ये सारे इन्होंने क्या बताया? नियम बताया। क्या बता दिए इन्होंने? नियम बता दिए। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इन्होंने ना तो कोई ग्रंथ लिखा इसके बारे में, ना ही कोई किताब लिखी। इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था, अभी इसको मिटाता हूं मैं, इनके एक शिष्य थे सुकरात के, यहां पर लिखता हूं मैं सुकरात। ये क्या हो गया यार? सुकरात। इनके एक शिष्य थे जिसका नाम था प्लेटो। क्या नाम था? प्लेटो। अब प्लेटो क्या है कि प्लेटो जो इनके प्रमुख शिष्य थे, और इन्होंने जो सुकरात के जो नियम थे उसको एक पुस्तक में लिख दिया, जिसका नाम था रिपब्लिक। क्या नाम था? रिपब्लिक। और फिर इन्होंने क्या खोला? एक संस्था खोली जिसका नाम रखा था द अकेडमी। द अकेडमी किसकी संस्था थी? स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। द अकेडमी संस्था खोली। इससे इनका एक शिष्य निकल के आता है अरस्तु, जिसका नाम है अरस्तु को आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, आपके पड़ोस में रहते होंगे अरस्तु, मतलब आपकी किताबों में कहीं ना कहीं रहता जरूर होंगे अरस्तु। तो अरस्तु ने क्या किया? अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पॉलिटिक्स। क्या नाम था भाई? पॉलिटिक्स नाम था इनका किताब का। तो इसीलिए इनको राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान का भाई क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है इनको। राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, किसको? अरस्तु को। तो देखो, सुकरात ने कोई भी पुस्तक नहीं लिखी, ना ही कोई ग्रंथ लिखा। सुकरात ने जो नियम बताए वो कहाँ रख दिए गए? वो प्लेटो की बुक में रख दिए गए, रिपब्लिक पुस्तक में। द अकेडमी किसकी संस्था थी? ये प्लेटो ने खोली थी। यहाँ से एक शिक्षक, एक चेला कह सकते हैं, चेला या स्टूडेंट निकला, जिसका नाम था अरस्तु। अरस्तु बहुत ही विद्वान था, बहुत ही ज्ञानी था। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पॉलिटिक्स, और इसीलिए इनको कहा जाता है राजनीति विज्ञान का जनक। ठीक है, समझ गए होंगे। अब अरस्तु का एक शिष्य और था, अरस्तु का भी शिष्य था, जिसका नाम क्या था? सिकंदर। हालांकि वो कोई फिलॉसफर नहीं था, ये एक योद्धा था, एक शासक था। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, एक बात हम लोग और देख लेते हैं। ये जो राज्य होता है, राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य किसे कह सकते हैं? राज्य।
तो देखिए राज्य किसे कह सकते हैं, इस पर काफ़ी मतभेद हुए, बहुत बार हुए। फिर क्या हुआ कि 1933 में एक मोंटेवीडियो एक सम्मेलन हुआ था, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े विद्वान पहुँचे। विद्वान का जैसे कि राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, शासक हैं, सब पहुँचे वहाँ पर। तो वहाँ पर निर्णय लिया गया कि आखिर राज्य किसे कहेंगे हम लोग भाई। तो इन्होंने बताया कि राज्य जो है किसे कह सकते हैं, राज्य जो है हम लोग किसे कहेंगे। तो इन्होंने बताया कि राज्य उसे कहेंगे जैसे कि भूभाग हो, जिसके पास भूभाग हो यानी क्षेत्रफल हो, ठीक है, क्षेत्रफल हो और जनसंख्या हो, वहाँ पर लोग रह रहे हों, ठीक। और ये नंबर 1 पॉइंट हो गया, नंबर 2 पॉइंट हो गया, नंबर 3 पॉइंट हो गया। क्या हो जाएगा, सरकार, सरकार। और नंबर 4 क्या हो जाएगा, संप्रभुता, संप्रभुता। अब संप्रभुता क्या होती है, आपके दिमाग में सवाल आएगा। संप्रभुता मतलब ये होता है कि जब कोई भी किसी भी देश के बाह्य और जो आंतरिक, मतलब भारत है, भारत में जो भी आंतरिक मामले हैं तो उनमें उनका निर्णय लेने में सक्षम हो भारत, और उससे संबंधित या बाह्य क्षेत्र में कोई निर्णय हो तो वहाँ पर भी जो है निर्णय करने में सक्षम हो, कोई और दूसरे देश का हस्तक्षेप ना हो, तो वो होता है संप्रभुता, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये क्या हो जाएगा, संप्रभुता हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं व्यवस्था, ठीक है, यहाँ पर संविधान नहीं लिखा है, संविधान भी लिखा होना चाहिए था, मैं भूल गया लिखना, ठीक है, संविधान। तो संविधान किसे कहते हैं ये समझो। देखो जब कोई व्यवस्था बनाई, जब कोई, अच्छा राज्य हो गया, अब राज्य हो गया किसी के पास, तो राज्य हो गया, तो राज्य को भाई क्या करेंगे, राज्य को चलाने के लिए कुछ नियम बनाएंगे, कुछ कानून बनाएंगे। तो जो नियम और कानून जो बनाए जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, संविधान। वही संविधान होता है, नियमों का समूह होता है संविधान। क्या होता है, किसी राज्य में संचालन प्रणाली जो होती है वो जिस कानून से, जो जिस नियम से चलती है उसे संविधान बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो आज का जो टॉपिक रहेगा। अभी तो मैं आपको समझा रहा था, तो यहाँ पर सबसे जो पहला क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि संविधान के प्रकार कितने होते हैं। तो संविधान के 2 प्रकार होते हैं। संविधान के कितने प्रकार होते हैं, संविधान के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है आपका ये दस्तावेज के हिसाब से, दूसरा होता है राजनीति की प्रकृति के आधार पर, ठीक है। तो दस्तावेज मतलब क्या हुआ, दस्तावेज मतलब लिखित वाला, लिखा पढ़ी वाला। तो देखो अगर दस्तावेज के हिसाब से देखें हम लोग, दस्तावेज के हिसाब से देखें तो ये क्या होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है लिखित, एक होता है लिखित, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अलिखित। लिखित का मतलब दोस्तों ये होता है, लिखित का मतलब ये हो गया कि जितने भी कानून, जितने भी नियम, सब कुछ क्या है, एक ही पुस्तक में लिख दिए गए, सब कुछ एक ही पुस्तक में उठा के लिख दिए गए, वो हो जाएंगे आपके लिखित। और ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल देख लो, जैसे क्या है, भारतीय संविधान। अपना भारतीय संविधान क्या है, एक लिखित संविधान है। भारतीय संविधान हो गया, ठीक है। अमेरिका का संविधान है, वो भी एक लिखित संविधान है। अमेरिकी संविधान, ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है लिखने में मुझे लग रहा है। अमेरिकी संविधान, अमेरिकी संविधान जो है विश्व का सबसे पहला संविधान है, ठीक है। अमेरिकी संविधान विश्व का सबसे पहला संविधान है। और अगर पूछे किस समय बना था, तो 1789 में अमेरिकी संविधान का निर्माण हुआ था, ठीक है। विश्व का सबसे पहला, सबसे पुराना अगर लिखित संविधान है तो वो कौन सा है, वो है अमेरिका का संविधान। 1789 में इन्होंने अपने संविधान का निर्माण कर लिया था। तो आप लोग जान गए होंगे कि लिखित संविधान क्या होता है। तो लिखित संविधान का मतलब यही दोस्तों होता है कि ये जो एक ही सारे नियमों को, जितने भी रूल्स हैं, जितने भी नियम हैं, वो सारे के सारे नियम एक पुस्तक में लिख दिए गए उठा के, तो वो हो गया आपका लिखित संविधान। क्या हो गया आपका, लिखित संविधान हो गया। अब आपके दिमाग में होगा सर अलिखित संविधान क्या होता है। अभी हम लोग दस्तावेज के हिसाब से ही देख रहे हैं, अब हम लोग देखेंगे अलिखित। अलिखित संविधान। अब इसमें आपके सवाल जो एक आप दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि अलिखित का मतलब ये हुआ कि सबको याद दिला दिया गया होगा, मतलब याद करा दिया गया होगा कि सब लोग याद कर लो, रट लो। ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि जो नियम कानून है उनको अलग अलग करके लिखा गया है, रीति रिवाजों का भी ध्यान रखा गया है, इसलिए इसको अलिखित संविधान बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लिखा ही नहीं है, कहीं सब मुँह जवानी सबको रटा हुआ है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये क्या करते हैं, ये लिखा हुआ है। तो इसके अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको सबसे पहला एग्जाम्पल आपको दिखेगा, वो दिखेगा ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है। कनाडा हो जाएगा, कनाडा का भी संविधान ऐसे ही है।
और आपका हो जाएगा इजराइल हो गया, और हो गया न्यूजीलैंड। ये आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। न्यूजीलैंड हो गया, और सऊदी अरब तो आप जानते होंगे, सऊदी अरब। ये क्या हो गया यार, सऊदी अरब। तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं दस्तावेज के हिसाब से, ठीक है। दस्तावेज के हिसाब से आपके एग्जाम्पल हो गए। अब आते हैं, देखो मोटी मोटी बात आपसे ये पूछ लेता है कि संविधान के कितने प्रकार है, तो आपको दो बताने हैं। एक तो लिखित, एक होता है मतलब एक दस्तावेज के हिसाब से, एक होता है राजनीतिक हिसाब से। दस्तावेज के हिसाब से पूछा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, और राजनीतिक प्रकृति के आधार पर होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? देखो, एक होता है एकात्मक, इसको ऊपर लगाया जाए यार, ये टूल को ऊपर लगाते हैं जो शायद आपको ना दिख रहा हो। देखो, एक होता है एकात्मक और एक होता है संघात्मक। एकात्मक, संघात्मक। एकात्मक मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझो कि सारी शक्ति सब कुछ एक कर दी गई, एक जगह स्थित कर दी गई है, मतलब एक जगह स्थित कर दी गई है सारी शक्तियां, उसको बोलते हैं एकात्मक। ये राजनीति की प्रकृति के आधार पर है, ठीक है। राजनीति की प्रकृति के आधार पर है ये। जैसे आपका ये ब्रिटिश संविधान हो गया, जैसे कि ब्रिटिश संविधान हो गया आपका, और ये होगा फ्रेंच, कहाँ चला गया, नीचे तो चला गया, फ्रेंच, ठीक है। और संघात्मक मतलब क्या हुआ? संघात्मक मतलब क्या हुआ कि संघ और राज्य के बीच में मतलब एक सीमा का निर्धारण है। मतलब संघ में भी कुछ मतलब उसके पास भी शक्ति है और कुछ राज्य के पास भी शक्ति है। लेकिन भारत जो है इसमें नहीं आता है। भारत इसमें इसलिए नहीं आता क्योंकि भारत में जो है 3 शासन प्रणाली है, त्रिस्तरीय प्रणाली है, ठीक है। स्थानीय शासन भी है, केंद्र शासन, राज्य शासन और एक स्थानीय शासन, इसलिए भारत का नाम इसमें नहीं आता है। यहाँ पर नाम आ सकता है आपका संघात्मक में, क्या आएगा? संघात्मक में क्या आ जाएगा? अमेरिका का संविधान जो है वो संघात्मक है, अमेरिका। ये यार लिख के आज यार कुछ लिख नहीं रहा सही, क्या मैटर है यार इसका। देखो ये क्या है, संघात्मक। इसमें क्या आ जाएगा? अमेरिका का संविधान आ जाएगा भाई, संघात्मक है। कनाडा इसमें आ जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो ये आपके हो गए संविधान के प्रकार। कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, ये आपको पता होगा अच्छे से, ठीक है। अगला पेज देखते हैं, अब आगे देखते हैं क्या चीज़ है। अब देखो, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि शब्दों मतलब सबसे बड़ा संविधान और सबसे छोटा संविधान, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे बड़ा संविधान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर संविधान नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, ऐसे कर लो भैया। देखो, अनुच्छेद के हिसाब से कहें तो क्या आ जाएगा? भारत का नाम आएगा। कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। अब 395 अनुच्छेद माने जाते हैं, उसके अंतर्गत कई सारे अनुच्छेद हैं, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से 395 अनुच्छेद है। अगर शब्दों की संख्या के आधार पर कहें कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, तब भी भारत का ही नाम आएगा। कितने हैं? लगभग 1.5 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखो, सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का है। कितने? 395 अनुच्छेद है। अगर शब्दों की संख्या के देखो अनुच्छेद के हिसाब से देखते हैं, 2 इसके क्राइटेरिया हैं। भारत के मतलब संविधान का जो क्राइटेरिया 2 प्रकार से, एक तो शब्दों के हिसाब से, एक अनुच्छेद के हिसाब से। तो दोनों में कौन जीता? भारत जीता, ठीक है। कि शब्दों के हिसाब से देखें तब भी भारत का नाम आता है विश्व के सबसे बड़े संविधान में, और अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तब भी भारत का ही नाम आता है, क्योंकि 395 इसमें अनुच्छेद है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सबसे छोटे संविधान की अगर बात करते हैं, सबसे छोटा संविधान तो यह है आपका अमेरिका का। यह अमेरिका का संविधान है। कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं इसमें, 7। और ये विश्व का सबसे पुराना, सबसे पहला संविधान है 1789 में। यार लिख लो यहाँ पर, 1789 में इसकी स्थापना हुई थी, संविधान की स्थापना कहेंगे। और शब्दों के हिसाब से अगर सबसे छोटा देखें, शब्दों के हिसाब से, तो यह है मोनाको। क्या है?
मोनाको सबसे छोटा है। और कितने शब्द हैं इसमें? तो 3814 शब्द हैं इसमें। 3814 शब्द हैं इसमें, ठीक है, 3814 शब्द हैं इसमें। अब देखो एक बात और याद रखो कि अगर विश्व का सबसे नवीनतम अगर पूछे, विश्व का सबसे नवीनतम संविधान कौन से देश का है, तो वो है नेपाल का, ठीक है। ये बात मैं लिखना भूल गया यार यहाँ पर। विश्व का नवीनतम संविधान नेपाल का है, ठीक है। विश्व का सबसे नवीनतम संविधान कहाँ है? नेपाल का है। तो ये बात आपको पता हो गई होगी कि ये जो सबसे छोटा सबसे बड़ा संविधान आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगली स्लाइड देखते हैं उसमें क्या है। एक तो यार ये मैंने पीला ले लिया है, येलो ले लिया, तो उसमें जो मार्कर है ना, ये जो पॉइंटर, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रही लिखने में, इसलिए मैं ब्लैक लेता हूँ हमेशा, ठीक है। कल वाली क्लास में ब्लैक आएगा। अब देखो भारत के संवैधानिक इतिहास देख लो। भारत के संवैधानिक इतिहास 1773 से 1935 तक है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ समझो। ये संवैधानिक इतिहास का मतलब क्या हुआ? संवैधानिक इतिहास का दोस्तों मतलब ये हुआ, आपसे ये बन रहा है कि जैसे आखिर ऐसी क्या बात है, मतलब संविधान अगर बना है तो उसका कुछ ना कुछ तो इतिहास रहा होगा। तो इतिहास समझो क्या है। यहाँ पर आपको मैं 2 युद्ध बताता हूँ। ऐसा था कि यूरोपीय कंपनी जो है आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी आती है? पुर्तगाली आती है। सबसे बाद में क्या आती है? फ्रेंच आती है, नहीं फ्रांसीसी कंपनी आती है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें धीरे धीरे अपना प्रभुत्व जमाने लगते हैं, ठीक है। तो पहला युद्ध होता है, पहला युद्ध यहाँ पे एक कागज़ लेना पड़ेगा, मतलब नया एक पेज लेना पड़ेगा। एक युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध होता है एक। क्या होता है? प्लासी का युद्ध कब होता है? इसकी एग्जैक्ट जो डेट है वो है 23 जून 1757। 23 जून 1757। ये क्या होता है? इसमें युद्ध होता है, पश्चिम बंगाल के एक नवाब होते हैं सिराजुद्दौला, और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी EIC ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे होते हैं। इन लोगों का युद्ध होता है। और सिराजुद्दौला के जो इनकी तरफ से जो सेनापति थे, उन्होंने कर दी थी गद्दारी, मीर जाफर ने। तो ये युद्ध कौन जीत गए थे? युद्ध जीत गए थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, अंग्रेज युद्ध जीत गए थे। उसके बाद एक फिर युद्ध और होता है जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध ये कब होता है? ये होता है 22 अक्टूबर 1764 को। इसमें एक तरफ होती है ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तरफ होती है संयुक्त सेना। देखो ये सब मैं आपको डिटेल में अच्छे से हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो संयुक्त सेना में क्या कौन कौन होते हैं। एक मुगल बादशाह होते हैं जिसका नाम होता है शाह आलम द्वितीय। अवध के एक होते हैं नवाब, उसका नाम होता है सुजाउद्दौला नाम होता है, ठीक है। और बंगाल के जो एक नवाब होते हैं उनका नाम होता है मीर कासिम आगे नवाब बनने वाले हैं मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम। इसका परिणाम क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, ये लोग हार जाते हैं। और इसी का एक परिणाम का स्वरूप ये होता है कि जो शाह आलम द्वितीय होता है, इनको प्रथम जो है मुगल मतलब पेंशनर के रूप में, मतलब क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि प्रथम शासक जो पेंशनर था वो कौन था? तो मुगल बादशाह था, ठीक है, शाह आलम द्वितीय। इसी युद्ध का परिणाम था वो। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो युद्ध ये प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था? इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेज अपनी हद पार कर रहे थे बंगाल में। तो वहाँ पर जो सिराजुद्दौला था वो नाराज़ हो गया था। तो वहाँ पर एक ब्लैक होल की घटना हो गई थी। ब्लैक होल की जब घटना हुई थी तो वहाँ पर कई अंग्रेज जो है बंद कर दिए गए थे। तो इसमें 23 जो है अंग्रेज बचे थे। तो उसकी एक खुन्नस थी, एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया था, ठीक है। तो बहुत लोग मर गए थे उसमें। तो ये बताया जाता है कि यही एक खुन्नस थी, ठीक है। ऊपर से एक प्रभुत्व भी जमाना था। तो जो बक्सर का युद्ध के बाद क्या हुआ? देखो बक्सर का युद्ध के बाद क्या हुआ कि एक काया पलट ही हो गई। इसके बाद क्या हुआ, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक राज्य की परिभाषा क्या होती है। तो राज्य की परिभाषा यहाँ पे काम करती है। वो कैसे? देखो जब ये बक्सर का युद्ध हो गया ना, तो नियम ये बन गया, इसको बंगाल में जो है द्वैध शासन लागू हो गया। द्वैध शासन क्या लागू हो गया? द्वैध शासन लागू हो गया बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया, जिसमें एक तो आ गया आपका दीवानी मामले और दूसरा आपका आ जाता है निजामत। मतलब ये हुआ कि देखो ऐसा होता है ना कि इसमें दीवानी मामले में क्या होता है कि जो
पैसे से, संपत्ति से संबंधित जो मामले होते हैं, पैसे वाले जो मामले होते हैं वो आ जाते हैं अंग्रेज़ों के हाथ में, और जो शासन संबंधित जो मामले होते हैं वो होते हैं एक नवाब के हाथ में। ठीक है, तो यहाँ शासन की इकाई होती है। ठीक है, शासन की इकाई मतलब कैसे शासन चलेगा, प्रजा को खुश रखना, ये सब राजा संभाले। लेकिन संपत्ति के जो मामले होते हैं, संपत्ति के जो मामले हैं वो सब दीवानी मामले में आएंगे, और ये किसके हाथ में आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के। मतलब पैसे का मतलब संभालेगा कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, और बाकी काम धाम देखेगा कौन, वो देखेगा आपका नवाब। तो ये देश शासन। अब देखो, अब इसका परिणाम ये हुआ था, देखो अभी मैं कहानी जोड़ दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ। इसका परिणाम दोस्तों ये हुआ कि क्या हुआ ये हुआ कि देखो इनके पास क्या हुआ, जब देश शासन लागू हो गया तब क्या हो गया, इनके पास भूभाग भी आ गया। अंग्रेजों के पास क्या आ गया, भूभाग भी आया। ठीक है, और इनके पास जनसंख्या भी हो गई। जनसंख्या मतलब क्या, जैसे बिहार की, बंगाल की, उड़ीसा की जनसंख्या हो गई। संप्रभुता आ गई, अब इनके पास निर्णय लेने की क्षमता हो गई थी भैया, अब संप्रभुता हो गई, अब सरकार भी हो गई। ठीक है, तो ये परिणाम हुआ। अब जब इतनी चीज़ें किसी के राज्य में बन जाती हैं, अब जब राज्य बन गया पूरा ये, तब राज्य को चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनेंगे। ठीक है, अब यहीं से स्टार्ट होता है भारत का संवैधानिक इतिहास। अब जब युद्ध होता है, इसके बाद ही भारत का संवैधानिक इतिहास शुरू होता है। तो अब आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है मैं बताता हूँ आपको। जो कल की क्लास में देखने वाले हैं वो देखने वाले हम लोग ये हैं कि भारत का संवैधानिक इतिहास क्या हुआ। देखो 1773 से 1985 तक, 1773 से 1985 तक ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगी, जिसकी स्थापना 1600 में हो गई थी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये रूल बनाएगी भारत के अंदर। तो पहला हम लोगों को पढ़ना है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, फिर क्या पढ़ना है पीस्ट इंडिया एक्ट 1784, फिर 1786 का अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1773, इसको थोड़ा ऊपर किया जाए। फिर पढ़ना क्या है हम लोगों को, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। अब इसके बाद क्या होता है कि अब ये जितने भी नियम है अब सीधे ब्रिटेन क्राउन के पास जाएंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई भी नियम बनाने का अधिकार नहीं होगा। अब क्या है, भारत का नियंत्रण पूरा जाएगा ब्रिटिश क्राउन में। अब इसका मतलब यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो अब ये इसका कोई रोल नहीं रहता है। यहाँ पे देख लो, देखो ब्रिटिश क्राउन के पास रूल चला जाएगा। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, कहाँ गया, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको बोलते हैं मिंटो मार्ले सुधार। और भारत शासन अधिनियम 1919 जेम्स फोर्ड वाला पढ़ेंगे, और भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग। तब जाके हम लोग संविधान को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, रेल योजना। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंट्रो की क्लास आज रही है। इसके बाद कल से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पे शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना। इसके बाद हम लोगों की जो संविधान की स्थापना होगी ना, तब हम लोग बहुत ही डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि इतना हम लोग यहाँ पहली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन के आएंगे। तो क्लास को आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट से, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी चीज़ें हुई थी। जितने भी मैंने अधिनियम लिखे हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा, और कहाँ से कहाँ कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताऊँगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोई अगर सवाल आपका होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। और इसको बहुत ज़्यादा शेयर करें। आप कोई दिक्कत नहीं है यार, मैंने बहुत खर्चा कर दिया है, बात को समझो। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए भाई, तो क्लास को यहीं पर रखते हैं।